सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अलविदाई मुलाकातों का आगाज़ कर दिया है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है और सबको पता है कि जनाब 12 तारीख को पार्लियामेंट अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रही है, लेकिन उससे पहले ही पार्लियामेंट को तहलील कर दिया जाएगा। 3 महीने मिलेंगे इलेक्शन कमीशन को और निगरां हुकूमत को इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में इन 3 महीनों में इंतखाबात हो सकेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने जाते जाते ये भी ऐलान किया है कि जो इंतखाबात होंगे वो नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। अभी तक तो इसको नोटिफाई नहीं किया गया है, ना ही हल्काबंदियां हुई हैं। और एक बड़ा बुनियादी सवाल कि अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं तो मर्दमशुमारी जब होगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है कौमी असेंबली की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि आबादी बढ़ी है, तनासुब बढ़ा है, सूबाई असेंबलियों की सीटें बढ़ेंगी और उसके लिए आप आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप आईनी तरमीम करेंगे तो उस वक्त कौमी असेंबली होगी ही नहीं, निगरां सेटअप होगा। निगरां सेटअप किस तरह से आइन में तरमीम कर सकता है? और अगर नई इंतखाबा ये जो नई मर्दमशुमारी है या हल्काबंदियों के तहत ये आपने इंतखाबात करने हैं तो फिर ये कई कानूनी सवालात पैदा होते हैं। इस पर भी आज बात करेंगे। पिछले 2 दिन से जनाब 2 दिन से तकरीबन 54 या 55 के करीब कानून पास कर लिए गए। अच्छा, इत्तेहादी जो जमातें हैं वो इल्ज़ाम ये लगाती हैं कि जनाब उनसे मुशावरत नहीं की गई है। जो भी बिल लाया जाता है वो सेनेट में लेकर आया जाता है और उसके बाद फिर उसको पास करवा लिया जाता है। एक और सवाल ये है कि जनाब अब इस तमाम कानून को पास करने के बाद जब ये सारा मामला सदर के पास जाएगा एंड लेट्स सपोज सदर इसको मंजूर नहीं करते हैं, वापस कौमी असेंबली को भेज देते हैं। मीनवाइल 8-9 तारीख आ जाती है। 8-9 तारीख को कहा जा रहा है कि जनाब कौमी असेंबली तहलील कर दी जाएगी, तो कौमी असेंबली का तो वजूद ही नहीं होगा क्योंकि हुकूमत जा चुकी होगी। तो क्या वो कानून जो कि इस वक्त पास किए जा रहे हैं सदर साहब को भेजे जाएंगे? लेट्स सपोज अगर सदर साहब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वापस भेजते हैं तो फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? इन तमाम चीज़ों पर कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। मुजम्मिल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, सायरा बानो हैं, तायरा औरंगजेब हैं और सहर कामरान साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू कंवर दिलशाद साहब, ये बताइएगा सर, ये वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस तो कर दिया है कि नई मर्दमशुमारी के तहत होगी इंतखाबात जो होंगे। अब ये इंतखाबात फिर इस साल हो सकेंगे? पहला सवाल ये। और अगर ये नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे तो फिर हल्काबंदियां किस तरह से होंगी? हल्काबंदियां हो गई तो फिर आइन में तरमीम किस तरह से होगी? प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है वो एक रस्मी सी बात थी। वो एक मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि सारा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कल से जनाब उन्हीं पर प्रोग्राम करवा रहे हैं। वो एक रस्मी सी प्रोग्राम में निजी टीवी में बैठकर एक एंकर के साथ बैठकर जो बात की वो गैर रस्मी बातें होती हैं। वो अपने अंदिया देता है, अपने राय देते हैं। वो कोई उसमें राय दे दी, अगर वो बाकायदा कौम से खिताब फरमा के बात करते तो उसकी बड़ी अहमियत थी। एक साथ साथ इन्होंने रस्मी से बात कह दी उन्होंने, लेकिन एक सबसे साथ साथ ये भी है कि जो ये मुश्तरका मफादात कौंसिल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक आईनी इदारा है। exactly. और ये मुश्तरका मफादात कौंसिल ने ही मार्च 2021 में फैसला किया था कि जो 2017 की जो मर्दमशुमारी है वो नाकिस है। और हम तमाम स्टेक होल्डर्स ने खासतौर पर कराची और बलोचिस्तान और दीगर जो पार्टियां थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। उस पर हमने एक नजरिया जरूरत के तहत हमने मर्दमशुमारी को तस्लीम कर लिया और उसमें 2018 के इलेक्शन भी हो गए, हल्काबंदियां भी हो गई। तो वो एक नजरिया जरूरत थी। वो तमाम सियासी पार्टियों ने 2017 की मर्दमशुमारी को रिजेक्ट कर दिया था। अब लेकिन ज़ाहिर इंतखाबात होने थे 25 जुलाई 2018 को। सही है। अब ये जब इंतखाबात हो गए उस वक्त तमाम सियासी जमातों को स्टेक होल्डर उस वक्त भी इन्होंने जो है उसके ऊपर कानून साजी, तो उस वक्त शायद खान अब्बासी थे प्राइम मिनिस्टर 2018 में 18 जुलाई इंतखाबात से पहले। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया था कि हम इस पर थर्ड पार्टी से इस पर ऑडिट करवाएंगे। तो थर्ड पार्टी से ऑडिट भी नहीं हुआ। इसके बाद ये कहा था जी 5% जो है इसके ऊपर बाकायदा असरे नौ इंतखाबी क्या मर्दमशुमारी होगी, वो भी नहीं हुई। लेकिन वो नजरिया रूल के तहत वो तस्लीम कर ली गई और आइन में पहली मर्तबा लिखा गया 51 की आइन में, सॉरी 51 आर्टिकल में कि ये प्रोविजनल है, ये अबूरी है,
ये सिर्फ इसी इलेक्शन तक महदूद है, ये जो मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां हुई हैं। सर और दुरुस्त हम हो गया। नए अच्छा, मैं बेसिकली आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था कि एक रस्मी गुफ्तगू होती है, एक गैर होती है, उसको सहाफियों ने, टीवी चैनल्स ने इतना। सर वजीर आजम साहब की गुफ्तगू चाहे रस्मी हो चाहे गैर रस्मी हो, उनकी बात की वैल्यू होती है। और सर मुझे तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मैं आप चाह रहा हूं कि उनको सुनवा भी दूं, जरा उन्होंने क्या कहा जरा देख लेते हैं, फिर कंवर साहब की तरफ वापस आएंगे। कंवर साहब ये बताइएगा, ये सीरियस गुफ्तगू है, ये गैर रस्मी तो नहीं हो सकती, ये इंटरनेशनल इसको बात हम इसमें बहस नहीं करते, ये सीरियस है या गैर रस्मी या रस्मी। बहरहाल पाकिस्तान के वजीर आजम ने आप ये बताएं कि वज़रा बाद स्टेटमेंट देते रहते हैं और बाद में पहले वज़रा ने ये बयान दिया कि जनाब 8 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हुई है, उन्हीं के वज़रा ने बाद में कहा नहीं फिलहाल कोई डेट मुकर्रर नहीं की गई। ये टीवी पे जो बातें होती है ना, ये आवाम की राय लेने के लिए, फीडबैक हासिल करने के लिए एक बात की जाती है। अब अगर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि फिर आप मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो 25 जुलाई को होना था वो नहीं हुआ, फिर इसके बाद 2 अगस्त को होना था वो भी नहीं हुआ। और ये तो अहम फैसला यह है कि मर्दमशुमारी का फैसला जो करना है ये मुश्तरका मफादात कौंसिल ने ही करना है। उसमें लिखा हुआ माहदे के मुताबिक, जैसे मैंने गुजारिश की कि जब ये मार्च 2021 में फैसला हुआ था जिसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे और चारों सूबाई वज़ीर कि ये जनाब नई मर्दमशुमारी होगी और नई मर्दमशुमारी के तहत जो होगी वो इलेक्शन होंगे आइंदा जब 2023 में इंतखाबात होंगे। तो ये जो डिजिटल मर्दमशुमारी मुआहदे का हिस्सा था लेकिन लेट हो गई, अभी तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। अब ये खबरें हमें मिली है कि तमाम रिजल्ट तैयार है और मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये पेश किया जाएगा। अगर वहां उन्होंने मंजूरी दे दी तो फिर ये बाकायदा गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। सर फिर इसके आगे के मराहिल क्या होंगे? चले आपकी बात दुरुस्त है ना, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन उसके आगे के मराहिल क्या होंगे? इलेक्शंस में कैसे जाएंगे? आपको बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आगे ये होना है कि जनाब अगर ये मर्दमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 51 का सेक्शन 5 के तहत नए सिरे से हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। कानूनी तौर पर जब हल्का बंदियां करवाएगा तो उसके लिए 4 महीने, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि हमें 4 महीने चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी होती है, लोगों ने मुकदमे करने होते हैं, ऑब्जेक्शन करने होते हैं, एतराजात करने होते हैं, तो कम अज कम हमारे अंदाजे के मुताबिक 6 माह लग जाएंगे। सही है। अब 6 माह तो लाजमी लगेंगे और उस वक्त तक इलेक्शन जो है वो ताखीर का सीटों का तनासुब तय करने के लिए तो फिर तरमीम होगी ना आइन में, वो कैसे होगी? आयन की तरमीम को आप अलग रखें, हर चीज आयन ही होता, उसके साथ ग्राउंड रियलिटी भी होती है। उसका तो आर्टिकल 254 भी है, उसमें ये लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी अहम बात है हल्का बंदी कराना। अब बाकी रह गया उसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 51 का सेक्शन 3 जो है कि आप उसके बाद मुख्तसस करेंगे कौमी और सूबाई असेंबली के रजिस्ट्रे, वो जरूरी नहीं है। चले मैं कंवर साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। ताहिरा साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। सैर कामरान साहब ने भी जो ज्वाइन कर लिया। ताहिरा साहब ये बताइएगा, ये अब इट हैज बीन डिसाइडेड या अभी भी इसमें शक व शुबात है कि अब जो इंतखाबात होने हैं वो नई मर्दमशुमारी और उसके बाद नई हल्का बंदियों के बाद होने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके अभाम है लेकिन कोई जवाब इसका नहीं है। तो इट हैज बीन डिसाइडेड और नॉट? मैं कमर साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। ताहिरा साहब से मैंने सवाल किया। ताहिरा साहब जी बताइए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अपनी स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन नए हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे, तो उनकी बात में बड़ा वजन है क्योंकि ये पीडीएम जो है ये 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत है और एमक्यूएम ने जब हमें ज्वाइन किया था तो उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि हम नई हल्का बंदियाँ और नए मर्दमशुमारी कराना चाहते हैं क्योंकि हम इस मर्दमशुमारी पे मुतमईन नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी भी नहीं हो और हल्का बंदियाँ भी हों और फिर इलेक्शन में जाया जाए जी। ये उनका दरीना मुतालबा था। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब इत्तेहादी हुकूमत होती है तो आपको पता है तमाम से मशावरत करके आगे चला जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बेहतर समझा वो स्टेटमेंट दे दी और अब अगर नई हल्का बंदियाँ होती हैं नई मर्दमशुमारी के बाद और इलेक्शन नए कराए जाते हैं, जिस तरह के अब इलेक्शन असेंबली अपनी मुद्दत 12 अगस्त को पूरी कर लेगी और मेरा ख्याल जो है बतौर एक सियासी कारकुन के प्राइम मिनिस्टर साहब 12 अगस्त से पहले
असम्बली को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। और बात यह है कि असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है तो ये इलेक्शन जो हैं ये इंशाल्लाह होंगे, निगरान हुकूमत आएगी वही कराएंगे। अब बात ये रह गई है कि नई हल्का बंदियाँ और नई मरदमशुमारी में, जैसा कि मेरे भाई दिलशाद साहब कमल दिलशाद साहब ने कहा कि 6 माह लग सकते हैं, लेकिन अगर 6 माह में ये तमाम तरतीब सही हो जाती है और इसके मुस्बत नतीजे सामने आ जाते हैं तो ये बहुत खुशाइन बात है कि सब राज़ी हो जाएंगे और नई मरदमशुमारी के मुताबिक हम इलेक्शन में चले जाएंगे। इसमें कोई कबाहत नहीं है। नहीं, कबाहत तो नहीं है, लेकिन पेचीदगियां जरूर होंगी। उसमें सबसे बड़ी पेचीदगी ये होगी कि चलें अभी जैसे 8 तारीख या 9 तारीख, चले मैं अगर 8 या 9 तारीख को लेके चलूं कि वजीर आजम साहब पार्लियामेंट को तहलील कर देते हैं, असेंबलियां तहलील कर देते हैं और ये वक्त से पहले 12 से पहले तहलील हो जाएंगी, फिर निगरां हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा, जो भी आप लोगों ने इख्तियारात उनके बढ़ाए हैं, ये इख्तियार होगा कि नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर सकें वो। देखिए, एक बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी ये एहसास है हमने नई मरदमशुमारी के नताइज बहुत महदूद मुद्दत में निकालने हैं और हल्का बंदियाँ भी करनी हैं, तो कोई बैद नहीं कि इलेक्शन कमीशन दिन रात काम करे और बिना टाइम के ऊपर फोकस रख के वो अपने नताइज भी दे सकें और मरदमशुमारी भी हो जाए, हल्का बंदी भी। ठीक है, चलें सैर कामरान साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। सैर साहब अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन दिन रात अपने अमले को लगा के ये काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सैर साहब आवाज आ रही मेरी लाउड एंड क्लियर? जी आपकी बात आ रही है। सैर साहब, अगर जैसे कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं और ये बड़े रेलेवेंट शख्सियत हैं, सारे मामले को इसको बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, कम से कम मुझसे ज्यादा आपसे ज्यादा इस चीज को ज्यादा बेहतर के ये नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां, कितना टाइम लगेगा, इलेक्शंस में कितना टाइम हो सकता है। इन्होंने कहा कि लेट सपोज 6 महीने लग जाते हैं, पीपल्स पार्टी को एतराज तो नहीं होगा उसमें? देखिए सलमान, पीपल्स पार्टी की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि इलेक्शन जो है वो बगैर ताखीर के होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इंतकाम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब पहली बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं करना, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जिसने नोटिफाई करना है। तो पहली बात ये कि जैसे कि हम देख रहे थे कि जी 25 तारीख को इजलास हो जाएगा, 27 को हो जाएगा, 2 को हो जाएगा, अभी तक तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं हुआ। इजलास होगा, उसके बाद हमारे सामने कोई क्लैरिटी आएगी कि वजीर आजम का जो स्टेटमेंट है और जो इजलास हो रहा है तो उसके अंदर सिर्फ वजीर आजम का स्टेटमेंट नहीं होगा, ये भी देखना है कि 2 सूबों के अंदर तो वैसी निगरान हुकूमत है, तो ये किस तरीके से कंसेंसस बिल्ड होगा कि क्या नोटिफाई हो जाएंगी नई हल्का बंदियां। अगर हो जाएंगी तो फिर जो कंवर दिलशाद साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, फिर वही होगा कि जी आपको नई हल्का बंदियां करानी होगी, उसके लिए वक्त चाहिए होगा। लेकिन आप भी देखें कि इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं कि एक अगर इलेक्शन में ताखीर होती है, फिर अगर आपकी कौमी असेंबलियां और जो है सूबाई असेंबलियां ताखीर से बनती हैं, तो आपका मार्च के अंदर सेनेट का भी इलेक्शन होना है। ठीक है, इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो, कौमी असेंबलियां सूबाई असेंबलियां बने, फिर सेनेट का इलेक्शन हो जाए, तो मैं समझती हूँ इतना बड़ा इब्हाम नहीं आना चाहिए। ये तो बिल्कुल हल्का बंदियां होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात इस तरह के रहे कि पीपल्स पार्टी ने तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पीपल्स पार्टी का मुसलसल ही मुतालबा रहा कि नई हल्का बंदियां हो, उनको नोटिफाई कराया जाए। लेकिन जो सिचुएशन रही कि पहले इमरान खान साहब जो है वो कौमी असेंबली छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने 2 चलती हुई सूबाई असेंबली में 63A की गलत तशरीह हो गई, फिर उन्होंने 2 चलती हुई सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। देखिए, एक के बाद 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है जिसके जो है इसको नई हल्का बंदियों को पास करे, तो एक जो है वो आईनी इब्हाम और प्रॉब्लम्स आते रहे। अब ये कि ये इतना ताखीर हो चुकी है कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने को आ रही है, तो मैं समझती हूँ कि जब भी CCI की मीटिंग होगी तो जो कलेक्टिव विजडम होगा वही वे फॉरवर्ड होगा। कलेक्टिव विजडम पे हमें जाना चाहिए, स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की ही कलेक्टिव विजडम से मैं आपकी मुराद ये लूं कि पुरानी हल्का बंदियों पे ही इंतखाबात करा लिए जाएं? नहीं, मैं तो मजाज अथॉरिटी नहीं हूँ ना, मैं तो मजाज अथॉरिटी नहीं हूँ। इलेक्शन कराने के लिए मजाज अथॉरिटी कर रहा होता है, ऑब्वियसली किसी चीज से लेके चल रहा होता है। नोटिफाई करने के लिए मजाज अथॉरिटी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये दो, मैं भी आपकी तरह मुंतजर हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग जितनी जल्दी हो सकती है हो, ये चीज डिस्कस हो, इसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी आए। देखिए, हम सब जो है ना हम देख रहे हैं, हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक इब्हाम वाली या एक शक शुबे वाली या एक जो है वो
थोड़ी सी कंफ्यूज सिचुएशन है ये खत्म हो, और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, इसमें अभी कोई शक व शुबा नहीं है। क्योंकि ये अवाम है ना, मैं चाह रहा हूं जरा ये कंवर साहब इस सारे मामलात को क्लियर कर दें। सर ये बताइएगा, लेट सपोज 8 तारीख आ जाती है और उस वक्त तक ये मीटिंग नहीं हो पाती है, इसको नोटिफाई नहीं किया जाता है, हुकूमत अपने घर चली जाती है। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, उस सिचुएशन में क्या होगा। निगरान हुकूमत आ जाती है, मीनवाइल हुकूमत में जितनी भी सियासी जमातें हैं, आप जिन भी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, JUI, अब तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे, वो कहेंगे नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर नहीं आएंगे। और वही जैसे कि उन्होंने कहा कि कलेक्टिव विजडम के साथ आपको जाना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होगा, निगरान हुकूमत के पास फिर क्या इख्तियारात हो सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, जैसे कि नजर आ रहा है कि 15 अगस्त से पहले निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना का तकर्रुर हो जाएगा। सही है। तो उसमें सबसे बड़ी, जब मुश्तरका वफादात कौंसिल का तो इजलास ही नहीं हो रहा, और आज भी जो है जमात इस्लामी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डॉक्टर फारूक साहब साहब, उन्होंने शदीद लफ्जों में आपकी जो है ये मरदमशुमारी जो कराची है खास तौर पर जो हुई है अर्बन और रूरल के हवाले से, उन्होंने कहा 3 करोड़ से कम तो कराची की आबादी को मानेंगे ही नहीं ना, वो तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मरदमशुमारी तो मामला खत्म हो गया। अब उसके लिए मुश्तरका वफादात कौंसिल का इजलास होना नहीं है। तो जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है तो किसी को नहीं देखना, तो जब जो ही असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि चूंकि गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो अगर वो कबल वक्त असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में इंतखाबात करवा देंगे। अगर पूरे 5 साल पूरे होने पर 12 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व होती है तो 60 दिन में इंतखाबात करवा देंगे। वो तो किसी के मुताज ही नहीं, वो आईनी इदारा है, उन्होंने फैसला करना आइन के मुताबिक। और केयर टेकर वज़ीर आज़म जो बनेंगे वो इलेक्शन कमीशन की मामलत करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से। वज़ीर आज़म क्या ये इख्तियार खुद से ले सकते हैं कि नहीं जनाब हम कराएंगे इंतखाबात, लेकिन नई मरदमशुमारी के तहत ही कराएंगे? वो वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात। और इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि जनाब हमने करना है, तो फिर वही 6 महीने जो है वो इलेक्शन के मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, मुदाखलत करने की मजाल ही नहीं है वो। सही है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने अपने आइन और कानून को देखना है और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना। कभी ठीक है, बेसिकली मेरा पॉइंट सिंपल सही है। अभी वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू आपके सामने है, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने है, वो कह रहे हैं जनाब करना इसी तरह से है, लेकिन आपकी बात यह है कि अगर वो पॉसिबल हो सका तो होगा, नहीं पॉसिबल हो सका तो फिर वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन और फिर निगरान वज़ीर आज़म के पास चले जाएगा। ऐसा ही है? नहीं सलमान, निगरान वज़ीर आज़म के पास कैसे जाएगा इख्तियार? निगरान वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं होगा। इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन के मातहत ही होगी ना केयर टेकर गवर्नमेंट। चारों सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाएगी। जो है ये केयर टेकर सिस्टम आएगा, इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं वो इलेक्शन करवाने के लिए। तो इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इजाजत दे दी है, उन्होंने राय का इज़हार कर दिया कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। वज़ारत खजाना ने 48 अरब रुपया उनके हवाले कर दिया है। तो तमाम मामला मुकम्मल है, स्टाफ तैयार हो चुका है, रिटर्निंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। तो ये सारे मामला तो इलेक्शन कमीशन तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। तो इस लिहाज से उन्होंने तो नहीं देखना कि ये मुशर्रका वफादात पोस्ट का इजलास नहीं हुआ है या गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो गजट नोटिफिकेशन तो नहीं होगा, वो तो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी 12 अगस्त के बाद। एग्जैक्टली। तो इसी लिहाज देखा जाए तो ये इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अपने सैयद साहब आप कुछ कह रही थी, कंटिन्यू करें। मैं ये कह रही थी कि देखिए निगरान हुकूमत का तो इख्तियार नहीं है ना, इख्तियार तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि वो नोटिफाई करे। अगर वो नोटिफाई नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन ने जैसे कि बताया कमर दिलशाद साहब ने कि वो जो है एक आईनी इदारा है, उसने जो पुरानी मरदमशुमारी है उसके हिसाब से वो इलेक्शन करा लेगा। और जो मुद्दत है, यानी अगर 11 तारीख ये असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं 12 से पहले, तो फिर ये कि 90 दिन में हो जाएंगे। अगर वो मुद्दत पूरी करके खत्म हो जाती है। मेरा पॉइंट फिर ये मुझे ब्रेक पे भी जाना, मैं एक सवाल आपसे प्रिसाइजली करना चाहता हूं कि फिर ये मरदमशुमारी वाला या हल्का बंदी वाला फिर टॉपिक क्यों लाया गया, ये शोशा क्यों छोड़ा गया कि जब एक चीज है नहीं, वो एक हकीकत है ना। देखिए नई मरदमशुमारी हुई है, वो एक हकीकत है। जिम्मेदारी सबकी है। जिम्मेदारी MQM तो बहुत अरसे तक एलाई रही PTI की। जब पीपल्स पार्टी बार बार मरदमशुमारी की बात करी थी, उस वक्त MQM ने बहुत सारी चीजों पे समझौता किया। आज वो सही बात कह रहे हैं कि मरदमशुमारी नहीं होनी चाहिए, मगर एक उसके अंदर सुकुम है, एक इशू है
कि वो हो नहीं सकती, ठीक है ना। तहफ्फुज़ात हमारे भी हैं, तहफ्फुज़ात उनके भी हैं, लेकिन आप ये देखें कि आईनी हुक्म है उसके अंदर कि जब तक ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हो, उसके अंदर भी आपके 2 केयर टेकर जो है वो चीफ मिनिस्टर्स हैं। फिर देखिए अब वो मीटिंग हो जाए, उसकी भी देखनी हमें पड़ेगी आईनी जो है हैसियत क्या होगी, वो कमर दिलशाद साहब बता सकते हैं कि क्या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर फर्स्ट करें वो मीटिंग नहीं होती और ये नोटिफाई नहीं होती, नोटिफाई हुआ तो उसका एक अलग फिर प्रोसीजर है, और अगर नोटिफाई नहीं होती तो फिर तो इलेक्शन कमीशन मजाज है ना। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि इलेक्शन उसके पास कोई और रहता ही नहीं है जवाब कि वो डिले करे, प्रोलॉन्ग करे, उसने फिर पुरानी मर्दमशुमारी और उनके पास मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आपसे फिर पूछूंगा कि उनके पास ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है कि फिर वो उसको नोटिफाई कर सके। मैं इसका जवाब आपसे लेता हूं, लेकिन कंवर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सहर कामरान, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला एक ब्रेक के बाद जारी रहेगा। जनाब स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ताहिरा औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ताहिरा साहब बताइएगा, निगरा वजीर आजम के लिए कोई नाम फाइनल हुआ है? क्योंकि अब आप तो खुद कह रही है ना कि अब तो पार्लियामेंट की मुद्दत ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो क्या ये चीजें फाइनलाइज हो गई हैं या इसकी अनाउंसमेंट एक आध दिन पहले ही की जाएगी? इसकी अनाउंसमेंट एक आध दिन ही पहले की जाएगी, क्योंकि अभी ये मशावरत का अमल जारी है और मुकम्मल नहीं हुआ। अभी एक पार्लिमानी पार्टी कमेटी बनी थी 5 रुकनी, इसी तरह दीगर जमातों ने भी अपनी छोटी छोटी पार्लिमानी कमेटीज बनाई थी जो एक दूसरे के साथ मुशावरत कर रही हैं। सही है। अभी तक कोई नाम जो है फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, ये शिकवा आपके इत्तेहादियों का ही आप लोगों से है कि जो बिल आप लोग पास करवा रहे हैं सेनेट में और 2 दिन के अंदर कोई 55-56 के करीब बिल पास हो गए, इसमें मुशावरत नहीं की गई? मतलब जेयूआई की भी आप लोगों से ये शिकवा है, पीपल्स पार्टी का भी आप लोगों से ये शिकवा है? देखिए, जब कोई बिल नेशनल असेंबली में आता है ना, इससे पहले वो स्टैंडिंग कमेटीज के पास जाता है। सही है। उस पर वहाँ पर बहस होती है। मसलन आज जैसे यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास हुए हैं, फिर हायर एजुकेशन कमीशन से वो एनओसी लेते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का स्टाफ जो है वो मुतलका यूनिवर्सिटी को देखने जाता है कि आया इनके पास जगह है, बिल्डिंग तैयार है, ये क्या हिसाब है, इनका स्टाफ कितना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ये तमाम जायज़ा लेना हायर एजुकेशन कमीशन का काम है। जब वो एनओसी दे देते हैं और उसके बाद वो बिल नेशनल असेंबली में ले हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या मुशावरत बाकी रहती है? मेरी समझ में तो नहीं आता। तो फिर एतराज की वजह क्या हो सकती है? बिल की डिटेल भी आ जाती है। नहीं, जैसे खूबत यूनिवर्सिटी का कल बिल था, तो मैंने पेश किया, लेकिन उसके ऊपर बड़ी हंगामा आ रही होगी, नहीं जी वोटिंग करें, ऐसे हो, फिर नमाज का वक्फा था, फिर वो आज बिल ले हुआ दोबारा, और अल्लाह का शुक्र है कि वो पास हो गया। देखिए, उनकी यूनिवर्सिटी कसूर में काम कर रही है गुज़िश्ता 3 साल से। पंजाब यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है, और खूबत एक ऐसा अदारा है जिसको पाकिस्तान का हर जी शऊर आदमी जानता है। डॉक्टर अमजद साकिब का नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ पर बग़ैर फ़ीस के किताबें दी जाती हैं और कोई फ़ीस बच्चों से नहीं दी जाती। यूनिफॉर्म, बुक्स, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ फ्री है। फिर उन्होंने कहा जी हायर एजुकेशन के साथ हमें एफिलिएटेड हमें कर दें। वो भी एनओसी, वो गए वहाँ देख के आए और एनओसी उन्होंने दे दिया। फिर ये जब बिल ले हुआ, उसके ऊपर इतराज़ात की समझ मुझे नहीं आती। ये तो बड़ी ही कम ज़रफ़ी की बात होगी मेरी समझ के मुताबिक कि अगर हम एजुकेशन को यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए फैलाना चाहते हैं और फिर वो ऐसा अदारा जो मुफ्त तालीम देना चाहता है उस पर इतराज़ कैसे? लेकिन चले शुक्र है आज वो पास हो गया। इसी तरह के बिल थे यूनिवर्सिटी से मुतल्लिका, वो कोई ऐसे बिल नहीं थे कि जिनकी डिटेल, और उसमें भी तमाम डिटेल स्पीकर साहब पूछ भी रहे थे और जो मेंबर मूव कर रहे थे वो बता भी रहे थे। फिर तो कोई किसी किस्म का शिकवा होना नहीं चाहिए। मुशावरत तो स्टैंडिंग कमेटीज़ में ऑलरेडी हो जाती है जब बिल वहाँ भेजा जाता है। अब चूँकि असम्बली के दिन कम हैं तो ठीक है, कुछ बिल ऐसे भी थे आज जो टेबल पे ले हुए थे, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास भेज के बहस करवा के वापस लाने का टाइम नहीं था, तो वो असम्बली ने वहीं पे उनका बिल्स की डिटेल पूछ के
उनकी जो यही तो इल्जाम आपके मुखालिफिन आप पे लगा रहे हैं ताहिरा साहब कि आप लोग बहुत जल्दबाजी में ये सारी चीजें कर रहे हैं। मतलब इतना टाइम भी नहीं है कि मुशावरत कर लें, बात कर लें। मैं ये जना सहर कामरान साहबा से भी पूछूंगा, लेकिन इसका जवाब पहले आप दीजिए। देखिए, वो बिल की डिटेल तो टेबल पे आ जाती है, सुबह जब हम जाते हैं एजेंडे के साथ पड़ी होती है, घर में भी आ जाती है। और फिर वो बिल, अक्सर जो बिल थे वो स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव होके आए थे और उन पे एनओसी भी हायर एजुकेशन कमीशन का लगा हुआ था कि इन्होंने एनओसी है। फिर उसके बाद उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स भी पूरी थी, उनके पेपर्स भी पूरे थे, फिर उन्हें बिल को पास करने में क्या मजबूरी थी कि ना किए जाते। ठीक है, सहर कामरान साहब, ये तो क्लियरली कह रहे हैं ना कि ये जी जी मैं आपकी तरफ वापस आता हूं ताहिरा साहब। सहर साहब ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी को एतराजात हैं, क्योंकि आज भी एतराजात निकलकर सामने आए, JUI के कामरान साहब थे, वो भी, उनको भी ये तहफ़्फ़ुज़ात निकलकर सामने आए, तो क्या इत्तेहादियों को मुशावरत में या फिर इस सारी कानून साजी में शामिल नहीं किया जा रहा? देखिए, कानून साजी जो है वो जिम्मेदारी भी है। मैं आपकी तरफ आऊंगा, इसका जवाब आप दीजिएगा। सैयद साहब दे दें जरा पहले ना, मैं उनको भी जरा शामिल कर। जी सैयद साहब। देखिए, कानून साजी एक पार्टी से की जाती है और फिर उसके बाद इसके लिए मीटिंग्स की जाती हैं। अच्छा, हम तो एक काम भी ऐसा नहीं करना चाहते जो हमारे इत्तेहादियों को एतबार में लिए बगैर हम कोई काम नहीं करना चाहते। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, ये आपने बात अच्छी की है ना, मैं इसका सैयद साहब से जवाब ले लेता हूँ। सैयद साहब, हर काम आपकी मुशावरत से तो हो रहा है, फिर आपको एतराज क्या है? फिर आप पार्लियामेंट में आके, सेनेट में आके क्यों एतराज करते हैं? देखिए, बात ये सलमान, जो तरीकेकार है, बिल्कुल अगर जो है मशावरत हुई होती है, अगर एक तरीकेकार जो है वो फॉलो हुआ होता है, अगर स्टैंडिंग कमेटीज में बिल गए हुए होते हैं, अगर स्टैंडिंग कमेटी के जो है मशावरत शामिल होती है, अगर कोई तरमीम की जरूरत है वो हुई भी होती है, कोई एतराज नहीं होता। एतराज वहाँ होता है जहाँ पे प्रोसीजर्स एडॉप्ट ना किए जाए और एक केस में जल्दबाजी में कानून साजी करने की कोशिश की जाए। अब तालीम की बहुत अहमियत है, यकीनन पाकिस्तान के अंदर जितना हम सुनते हैं कि जी इतने बच्चे आउट ऑफ द स्कूल हैं, हमें तालीमी इदारों की जरूरत है, लेकिन एक तरीके का, यानी यकीनन HEC की अप्रूवल के बगैर कोई भी तालीमी इदारा नहीं बन सकता, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अगर वो नहीं, तो क्या जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर दिया गया। अब ये कहना ताहिरा साहबा का कि जी वक्त नहीं था, नहीं, वक्त था आपके पास। आप जो है वो बर वक्त जो है बिल्स मूव होते, उनको जो है स्टैंडिंग कमेटी से पेश किया जाता, उनके ऊपर जो है मुशावरत होती, डिलिब्रेशंस होती, उसके बाद जो है वो फिर जो है अप्रूवल के लिए जो है पास करने के लिए आज पेश किए जाते। बिल इंट्रोड्यूस करा के फौरन सोचा जाए कि ये पास हो जाए, वो गलत है। वो गलत है कि उसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी जो शॉर्टकमिंग्स रह जाती हैं या जो है उसकी स्क्रूटनी नहीं हो पाती। अगर वो बिल इतनी जुलत में किया तो फिर मैं ये कहूँगी कि फिर HEC के साथ क्या मीटिंग में HEC मौजूद थी, क्या उन्होंने NOC ऐसे ही दे दिया, या जो है मतलब देखिए डिलिब्रेशन होती है ना, कभी स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग होती है, कभी 2 मीटिंग होती है, कभी 3 मीटिंग होती है। यहाँ तो जो कानून साजी हो जाती है जिसमें आपको साल लग जाते हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, देखिए जल्दबाजी के अंदर कानून साजी करना, यकीनन ये एक प्रेशर होता है। जब असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही होती है तो बहुत सारे पेंडिंग बिल्स होते हैं, कोशिश ये होती है कि वो बिल आया ना हो जाए, जल्दी करवा लें। ठीक है, अच्छा, मैं अगर आप इजाजत दें तो मुजम्मिल शाह ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया और मीनवाइल सायरा बानो साहिबा ने भी लिया। मैं दोनों को खुशामदीद कहता हूं। मुजम्मिल, बताइएगा, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे निगरान सेटअप के हवाले से। वजीर आजम साहब का बयान है, नई मरदमशुमारी के तहत बात होगी, फिर नई हल्का बंदियों के तहत नए इंतखाबात होंगे, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि 8 तारीख को या 9 तारीख को, गालिबन अगर मैं ज़्यादा ये अगर प्रिडिक्ट करूँ कि 8 या 9 तारीख को असेंबलियाँ जो है वो तोड़ दी जाएंगी, 12 तारीख लास्ट डेट है, तो सर क्या ये हो सकेगा जो वजीर आजम साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि जनाब नई हल्का बंदियों के तहत ही इंतखाबात होंगे, इसको नोटिफाई करने का इख्तियार होगा निगरान हुकूमत के पास? देखें, इस साल इलेक्शन का होना नून लीग के इंटरेस्ट में नहीं है स्पेसिफिकली। उसकी वजह यह है कि करंट गवर्नमेंट का फेस वो है, पीपल्स पार्टी फेस नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान फेस नहीं है। और जो इन्फ्लेशन हमने देखी है ऑलमोस्ट 30% इस महीने की, अगर हम बात करें 20 रुपए पेट्रोल अभी बढ़ा है, तो इस सब के बाद अगर फौरी इलेक्शन में जाते हैं तो अपर पंजाब से कोई मैसिव सपोर्ट गैदर करना इज वेरी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ नवाज शरीफ, क्योंकि वो भी वापस अब तक आए नहीं है, सिर्फ कयास आ रही हैं कि वापस आएंगे या नहीं आते।
लेकिन देखा जाए तो ये जो नई मरदमशुमारी की बात है, इस पे एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि तकरीबन 2 से 4 हफ्ते इल्तवा का शिकार हो सकते हैं इलेक्शन, लेकिन 2 से 4 हफ्ते से बात आगे भी जा सकती है। और हमें पता है कि ये पहले से ये चीज़ अंडर सर्कुलेशन थी कि अगर मरदमशुमारी का पॉइंट उठ गया तो उसको फिर एक्सटेंड करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स में मैटर चला जाएगा, अदालतों में समातें शुरू हो जाएंगी और वो इन द मीनवाइल टाइम मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट इससे ऑपोजिट है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो बेस है वो हमने सिंध से एक्वायर करनी है, और वो तो गारंटीड है, इसलिए तो वो उस हाई स्टेक गेम में नहीं है जिसमें नून लीग है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट सारी हुई है निगरान वजीर आजम के हवाले से, अब उसमें इतनी लंबी फहरिस्त नामों की कि अब तक कोई कंसेंसस सामने नहीं आता, और कहा यह जा रहा है कि असेंबली को डिसॉल्व करने से 2 रोज पहले नाम सामने आएगा, लेकिन उस नाम को लेकर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीडीएम के आपस में भी और पीडीएम के दूसरे स्टेक होल्डर्स के दरमियान भी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर कोई ऐसी शख्सियत आती है जो कि हमारे अफर्मेशन से ना आए तो हो सकता है कि वो सेटअप मजीद तवील हो जाए और हम भी इस सिस्टम से बाहर हो जाएं। तो हर किसी को, हर दूसरे किसी से खदशा है। इशरत इबाद खान साहब का नाम है उस फहरिस्त के अंदर, व्हाट डू यू थिंक? किसका? इशरत इबाद खान। जी मैंने तो सुना है जी, और जहां तक मुझे बताया गया है तो हाई चांस है कि वो बाहर से वापस आके हल्फ लेते हुए हमें दिखाई दें। इससे पहले हम कल फैयाज चौहान साहब कह रहे थे वो तो आ भी गए होंगे गालिबन। हो सकता है, मुमकिन है। पाकिस्तान में बाहर से वजीर आजम इम्पोर्ट करने की हिस्ट्री तो पुरानी है। शौकत अजीज साहब, वो तो गवर्नर भी 12 साल के लिए रहे हैं, फिर इसको क्या समझे फिर? जी देखें, इस पे तो उन्होंने कहा सिर्फ पीडीएम ये सियासी शख्सियत होगी, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होगा, कोई एक्स सर्विसमैन नहीं होगा। तो अब है तो वो सियासी शख्सियत ही, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके नाम पे कोई खास एतराज किसी तरफ से नहीं आ सकता। इससे पहले जो नाम आ रहे थे, डार साहब का नाम आया, उस पीपल्स पार्टी ने बहुत माइंड किया उसको। लेकिन एक पॉइंट ये ना, फिर मैं सायरा बानो की तरफ भी जाऊंगा। देखिए, सियासी तौर पर मामलात को रीड करना, पढ़ना एज अ स्टूडेंट, ये हम सबका काम है, लेकिन मुझे बताइए इशरत साहब के इंटरेस्ट में क्या होगा अगर वो सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए वजीर आजम बनने के लिए बाहर से वापस आते हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, उनको जो इख्तियारात अभी रिसेंटली दिए गए हैं, निगरान वजीर आजम जब आएंगे, निगरान सेटअप के पास ये भी इख्तियार है कि वो इदारे को प्राइवेटाइज कर सके, वो IMF से इंगेज कर सके, वो मुआशी फैसले कर सके। तो अब जो निगरान वजारत उज़्मा हम देखेंगे वो इससे पहले वाली नहीं है जो हम पहले देखते आए हैं, जो सिर्फ इलेक्शन की गर्ज से डे अफेयर वाली नहीं है। और इकोनॉमिक चैलेंज को मैनेज करने के लिए रिफॉर्म्स की जा रही हैं, और वो इसीलिए की जा रही हैं कि प्लान यही है कि इस साल इलेक्शन, एटलीस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कोई और इससे एग्री करे तो। फैयाज साहब कह रहे थे मार्च 2024 हो सकता है, एंड मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि इस साल अगर इलेक्शन होने होते तो एक आउट गोइंग गवर्नमेंट जाने से पहले 20 रुपए पेट्रोल महंगा नहीं करती, ना ही वो निगरान हुकूमत को इख्तियार देकर जाती है, ना ही वो नई मरदमशुमारी की बात करती है। तो ये सारे साइंस यही बता रहे हैं कि इस साल इलेक्शन का इम्कान कम है, बल्कि कहना ये चाहिए कि एटलीस्ट पीडीएम की अगर हम बात करें तो नून लीग के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है कि ठीक है। मैं जरा सायरा बानो को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। सायरा साहबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सायरा साहबा, ये बताइएगा, इस साल हो रहे हैं इलेक्शंस, नहीं हो रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपका क्या ख्याल है, आपका क्या तज्जिया है, आपकी क्या दूरअंदेशी है? सच में आप लोगों ने मुस्तकबिल की बातें पूछ के ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं कोई टेरा कार्ड रीडर हूँ। तो आप लोग ने तो अवाम में भी तो रखा हुआ है ना। मैं ओवरऑल सियासतदान की बात कर रहा हूँ। हाँ, कोई कहता है नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, कोई कहता है पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होंगे। अब जैसे वो जो शीशा है ना वो धुंधला हो गया, अब उस धुंध के पीछे से क्या निकलेगा कुछ नहीं पता। अक्सर मूवीज में देखे ना, धुंध होती है और आपको आने का पता चलता है। अक्सर मूवीज में सबको पता होता है कि पीछे से क्या निकलेगा, लेकिन बताता कोई नहीं है। वो गरीबों का मसीहा, शहनशाह, जिसे लोग शहनशाह कहते हैं, वो फिर धुंध में से निकलता है। अब ये नहीं पता कि ये जो आंखों के सामने धुंध आई हुई है, इस धुंध में से झोला तो नजर आ रहा है, लेकिन बस अब इस झोले में से जाहिर कौन होगा ये नहीं पता चलता। ये धुंध वही वाली तो धुंध नहीं है, पुरानी वाली जिसकी वजह से जो बड़ा धुंध का बड़ा इशू हुआ था। नहीं मैं सच्ची मुझे वाली बात कर रही हूँ। वो दिखता नहीं है ना, तो वो मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, तो खैर बताए ना, अगर ये आपको लगता है 3 महीने के अंदर इंतखाबात, क्योंकि सवालात बहुत ज्यादा है ना। आप नई हल्काबंदियों की बात करते हैं, आप नई मर्दमशुमारी के तहत बात करते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को 6 महीने मिनिमम चाहिए होंगे, तो ये तो एक्सीड कर गया एक तरीके से। वो तो देखिए, मिसालें तो हम बना चुके हैं ना, पंजाब और केपी गवर्नमेंट हमारे सामने है, तो ये नई चीज तो होगी नहीं। आइन और कानून की
रूह गर्दानी तो हम कर चुके हैं ना, तोड़ भी चुके हैं। और उसकी मिसाल गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमतें कायम है 2 सूबों में, तो मिसाल तो है हमारे पास, तो अब कौन सी कदगन है। और जो वजीर आजम के इख्तियारात में इजाफा, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि निगरान वजीर आजम का काम होता है कि बाबा आप आओ, आपको इलेक्शन कमीशन डेट देगा और आपने इलेक्शन करवा दें। हालांकि बहुत से मुल्कों में जहाँ पर इखलाकी इकदार बुलंद होती हैं, वहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत होती है वही करवाती है इलेक्शन। लेकिन चूंकि हम इन तमाम चीजों से ना आशना है, तो इसलिए एक सेटअप आता है। लेकिन 73 के में तो ये था भी नहीं ना, ये तो बाद में इंक्लूड किया गया ना निगरान सेटअप का। देखिए वो तो गैर जानिबदार रहा ही नहीं ना। आप केपी में देख ले, पंजाब में देख ले, केपी के में तो पीपल्स पार्टी और एएनपी पीट रही है कि वहाँ पर जो हालात चल रहे हैं और जो वहाँ पर एक वो कहते हैं ना कि अंधेर नगरी मची हुई है, वो तो बरमना इज़हार कर चुके हैं इतने सारे प्रोग्राम्स में आके। अब जो इख्तियारात में इजाफा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो इख्तियारात में इजाफा आके उन्होंने क्या करना है। आपने अभी जिन साहब का नाम लिया था, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम इल्जाम लगाते हैं, फिर एटलीस्ट उस इल्जामात को क्लियर तो करने होने दें। हमें तो ये पता था कि उनके ऊपर इल्जामात है, उनके ऊपर इनाम, मैंने किसका नाम लिया? मैं तो पूरी ट्रांसमिशन में कई लोगों का नाम ले चुका हूं। आपने इशरत अब्बास साहब का नाम लिया। जी अच्छा। मतलब वो कौन से गैर सियासी हो गए या वो हो गए, क्या उनकी एफिलिएशंस किसके साथ थी वो किसी को नहीं पता थी। मतलब क्या दिल से क्या पहली मोहब्बत निकाली जा सकती है? कैसी बातें कर रहे हैं आप। और मसला ही एमक्यूएम में टांग अड़ा के बैठी हुई है। मतलब टांग अड़ाने से मुराद है कि वही इस मर्दमशुमारी पे उन्होंने वो उठाया, उसके बाद जमात इस्लामी किया ना, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, मुस्लिम लीग नून भी ये बात कह रही है कि मर्दमशुमारी नहीं, मर्दमशुमारी के तहत होना चाहिए। तो फिर ये सोए हुए थे 1.5 साल से, इनको क्यों ख्याल नहीं आया? ये जो डिजिटल मर्दमशुमारी हुई थी वो कौन सा टॉपिक ड्रामा था, वो भी तो जरा हमें बताया जाए। मतलब अब कौन सी हो गई, बारिशें सर के ऊपर है, खुदा ना खास्ता वहां से कुछ सैलाबी रेला आया तो क्या आपकी मर्दमशुमारी हो सकेगी? सिंध में तो पहला पानी नहीं निकला, उसके बाद कौन सी मर्दमशुमारी और कौन से बेघर, हजारों बेघर लोग पड़े हुए वहाँ पर, कहाँ से मर्दमशुमारी करेंगे और किस तरह वो करेंगे? पता नहीं कौन से इंतजामात कर रहे हैं। हालांकि डर इनको एक उसका है, मगर वो भी इतना डर क्या होता है? अब आपको पता तो है इलेक्शन में होता क्या है। ठीक है, अच्छा जी तारा साहबा, ये सवाल कानून साजी के वाले से मेरे जहन में आ रहा था। आप लोगों ने कानून साजी तो कर ली, चलें उसमें इत्तेहादियों को आपने मुशावरत में शामिल किया नहीं किया, उनकी मर्जी शामिल थी नहीं थी, तमाम फ्लोर्स पर अपने अपने एतराज़ात, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान तो कर रहे हैं। अब ये अगर बिल सदर के पास जाते हैं और सदर इसको वापस कौमी असम्बली को भेज देते हैं और मीनवाइल 8-9 तारीख आ जाती है और पार्लियामेंट तहलील हो चुकी होती है, तो फिर ये कानून की हैसियत क्या रहेगी? कानून की जितने भी बिल पास हैं उनकी हैसियत को समझ नहीं आ रही। मैं इधर ताहिरा साहब से मैंने सवाल किया ना, क्योंकि हमने तो पास कर दिए ना उसमें नून की। जी ताहिरा साहब, जी मुझे तो किसी भी कानून की समझ नहीं आ रही कि नेशनल असेंबली ने पास कर दिए, असेंबली आपके अब फिर वो जाएंगे सेनेट में, अपोजिशन नहीं है सेनेट में जब जाके पास होंगे फिर मैं ताहिरा साहब से सवाल कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ वापस आ जाऊंगा। जी मैं ताहिरा साहब से सवाल कर रहा हूँ। ताहिरा साहब जी बताइएगा। जी मैंने बताया, अर्ज किया कि ये तमाम बिल जो पास होके सेनेट में जाएंगे, फिर सेनेट से पास होके प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे, और अगर वो साइन नहीं करेंगे तो फिर ये दोबारा सेनेट में जाएंगे, और उनके साइन के बगैर अगर 50 डेज गुजर जाते हैं तो ये कानून बन जाएंगे, ये बिल पास होंगे। नहीं सेनेट में जाएंगे वापस, ये कौमी असेंबली में जाएंगे। कौमी असेंबली तो खत्म हो चुकी होगी ना उस वक्त। नहीं, कौमी असेंबली में नहीं जाते, फिर सेनेट में जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कानून बन गया, ये अब चाहे सदर साहब इस पर साइन करें ना करें, ये सेरेमोनियल है एक तरीके से। नहीं, ये सेनेट में जाएंगे, सेनेट में दोबारा पास किए जाएंगे, और उसके बाद फिर ये कानून का हिस्सा बन जाएंगे, दोबारा पास किए जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि मुजम्मिल साहब ये बात कह रहे हैं, और ये बात देखिए आप ग्राउंड रियलिटीज में अगर चीजों को चेक करते हैं ना तो आपको अंदाजा हो जाता है। वाकई में इस साल अगर इलेक्शंस नहीं होते तो नून लीग के फेवर में होते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, लोगों की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर ये इलेक्शंस इस साल नहीं होते तो नून लीग को फेवरेबल पोजीशन होगी या नहीं होगी? नवाज शरीफ साहब भी नहीं है पाकिस्तान में। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, नून लीग बिल्कुल इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। तमाम लोग जो है, हमने पार्लिमानी बोर्ड्स बना दिए हैं, हमने कैंडिडेट्स के लिए तमाम
जो एक एक शहर, एक एक डिवीज़न, एक एक वो जो सतह पे हमने अपने कैंडिडेट से मुलाकातें भी कर ली हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ हम ही नहीं, तमाम दीगर जमातें भी इलेक्शन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खा पीपल्स पार्टी है, खा JUI है, जमात इस्लामी है, जो भी जमातें हैं, सब तैयार हैं। अब अवाम को ये पता है, पाकिस्तान के अवाम को, कि जिस तरह इमरान खान साहब ने जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए तो उन्होंने IMF के साथ एक ऐसा यू टर्न लिया कि जाते जाते पेट्रोल लेवी ख़त्म कर गए, पेट्रोल की कीमत कम कर गए, जिसके बाद ये बारूदी सुरंगें जो हम कहते हैं बिछा के गए, उनका काम हमने सही करते करते अवाम को पता है कि पेट्रोल बढ़ाना किस कदर हमारे लिए अज़ियतनाक था। हमने पाकिस्तान को बचाया, ना सियासत को बचाया, ना अपनी पॉलिटिक्स को, ना खुद को। हमने सिर्फ वो मुआहदा जो IMF के साथ किया है कि हम में और इमरान खान में यही फ़र्क है कि हमने जो कमिटमेंट की है, जो मुआहदे के साथ बात की है, हम वो करके जाएंगे। लेकिन और इसका एक जवाब ये भी तो होता है ना ताहिरा साहब कि आप उस वक्त फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते ही नहीं, करना पड़ा, पेट्रोल बारूदी सुरंगें फिर पाकिस्तान तरीके के अवाम ये समझते हैं कि ना नून लीग ने इजाफा किया है, ना पीपल्स पार्टी ने किया है, ना किसी और सियासी जमात ने। ये पाकिस्तान की IMF के साथ जो दोबारा प्रोग्राम में शमूलियत हुई है, ये एक मजबूरी थी। वो क्योंकि हुकूमत इस वक्त PMLN की है, तो जो ड्राइविंग सीट पे होता है उसमें ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इलेक्शन में जल्द से जल्द जाने में भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगस्त के आखिर में तशरीफ़ ले आएंगे पाकिस्तान, वो इस इलेक्शन को लीड करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हल हल्के में जाएंगे, और उसके बाद ये इलेक्शन जो है हम भी जीतेंगे, दीगर जो सियासी जमातें हैं जो उनके मुकद्दर और हिस्से में है वो भी अपनी सीटें निकालेंगी, और एक दफ़ा फिर एक नई गवर्नमेंट बनेगी। हम सब इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल बढ़ने से, बिजली का निर्ख बढ़ने से, गैस के निर्ख बढ़ने से पाकिस्तान की सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम इंसान की जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसमें किसी सियासी जमात का कसूर नहीं। ये हमारा जो डिफॉल्ट होने के करीब पाकिस्तान था, उसको बचाने के लिए ये IMF के प्रोग्राम में दोबारा शामिल हुआ गया, और इसके लिए ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? और हाँ जी, ताहिरा साहबा बहुत मोहतरम है, बहुत इन्होंने ये सब की मुशावरत से अपने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की है। जी जी, इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अवाम को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बढ़ाना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। कोई मजबूरी थी तो अपना फ्री पेट्रोल तो माइनस कर दें हुकूमती अरकान। ये जो सूबों में हुकूमतें बैठी हुई हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स को फ्री पेट्रोल मिलता है, ये जो मराहत होती है उसको खत्म कर दें। ये कैसे हो सकता है कि आप अवाम के लिए बोल रहे हैं कि उनको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सियासत, हम लोग इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। ये मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसला हम लोग क्यों करें? मुश्किल फैसला ये स्टार्ट करें ना, फिर उसके बाद अवाम के पास लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के तहत हुकूमत को करना चाहिए। बिजली फ्री, आपकी गाड़ियां फ्री। मुश्किल फैसले काबीना नहीं कर रही, मुश्किल फैसले सूबाई हुकूमतें नहीं कर रही। आज आके 25 करोड़ जो आपने मिडिल क्लास गायब कर दिए, खते गुर्बत से नीचे जो लोग हैं, वो फैसला ये तो वो उनके लिए मुश्किल है। ये कोई खुदा का खौफ करे, कोई बयानिया इंसान सही बना लेता है। मतलब ये अपनी चीजें खत्म करे ना, कि हाँ ये हम आज से पेट्रोल नहीं ले रहे, ब्यूरोक्रेट्स का पेट्रोल खत्म कर दिया, ये गाड़ियां हमने वहां पर खड़ी करवा दी, ये जो ब्यूरोक्रेट्स को ACDC को हमने 2 अरबों की गाड़ियां दी है वो कर दी, 40 करोड़ का झंडा जो लगा रहे हैं हम लोग 14 अगस्त पे, वो नहीं लगा रहे। फैसले मुश्किल अवाम के लिए, इनके लिए बातें करना आसान होता है। मर गए हैं लोग, मुझे बताएं, रोटी के लिए मोहताज हो गए। कोई मिनिस्टर पेट्रोल नहीं दे रहा, किसी किस्म का कोई पेट्रोल कोई मिनिस्टर नहीं दे रहा। तमाम मिनिस्टर्स अपने घरों के किराए अपनी जेब से दे रहे हैं, अपने बिजली के बिल अपनी जेब से दे रहे हैं, अपनी गैस के बिल अपनी जेब से दे रहे हैं। कोई भी वजीर जो है किसी किस्म की बारात नहीं ले रहे, वो तमाम अखराजात अपनी जेब से कर रहे हैं, और तमाम की गाड़ियों में पेट्रोल भी उनकी अपनी जेब से जा रहा है। बाकी रह गए ब्यूरोक्रेट, उनके बारे में मुझे नहीं पता वो कितना पेट्रोल लेते हैं, मंथली लेते हैं, ईयरली लेते हैं, तो या 6 माह के बाद देते हैं, उनका हिसाब मुझे नहीं पता। या जो जजेस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बारे में मुझे चले, क्योंकि मेरे पास टाइम की किल्लत है, मैं चाहूंगा जरा मुजम्मिल आप भी इस पे सिब्बी में बर्फबारी पर जरा कमेंट करें। देखिए, इसमें तो ये है कि अगर कोई एलीट कैप्चर को डिनाई कर रहा है पाकिस्तान में, तो $18 बिलियन की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में।
प्रोटोकॉल की जो इंडस्ट्री है ना, यानी कि जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनके बच्चों को अच्छी अच्छी बिठा के उनके स्कूल छोड़ के आना, ये 18 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। इधर लाहौर में एक एलीट क्लब है जिसका एक साल का जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो 5,000 रुपए दे रहा है, जिसकी मेंबर 1 करोड़ के करीब है। तो ये कहना कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर नहीं है, ये तो इट्स डिनाइंग द फैक्ट्स। पाकिस्तान का मसला ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द 1% रिपब्लिक, एक ऐसी रियासत जो सिर्फ 1% के लिए काम करती है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ एक एलीट कैप्चर है, एक एलीट तबका है जो कि मिल्क करता है लोअर क्लासेस को और सिर्फ अपना एक्सपेंडिचर जो है वो निकालने के लिए उनको टैक्स करता है। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए कि जो सैलरीड क्लास है उसने 200% ज्यादा टैक्स दिया है पाकिस्तान में इम्पोर्टर से, अगर उनको कंपेयर करें तो। जिनके बड़े कारोबार हैं वो 200% कम टैक्स दे रहे हैं, और जो मैं और आप तनख्वाहदार तबके का हिस्सा हैं हम 200% ज्यादा टैक्स दे रहे हैं इम्पोर्टर से, कारोबारी हजरात से। तो ये वो मुल्क है जहाँ पे हम खून जो है वो निचोड़ लेते हैं गरीब आदमी का और उसको लगाते सिर्फ एलिटिज्म के ऊपर है। तो अनफॉर्चुनेटली सारे पॉलिटिशियन सिर्फ एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एलीट क्लास है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको जितने पैसे चाहिए एक स्टूडेंट, एक दिहाड़ीदार मजदूर सोच भी नहीं सकता सियासत में आने का। सो इट्स हाई टाइम कि हम जो है वो फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह बयान करें और ये जो नेक्सस है एलीट का, इसको तोड़ के पॉलिटिक्स को आम। थैंक यू सो मच। टाइम की किल्लत है वरना मजीद बात करते। हमारे साथ मुजम्मिल शाह मौजूद थे, सायरा बानो हमारे साथ मौजूद थी, तायरा औरंगजेब और सहर कामरान साहिबा, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। लेट्स सी जनाब, कई सवालात ऐसे हैं, अवाम बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत कह रही है कि जनाब नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन वाकई में होंगे या नहीं होंगे ये एक अहम सवाल है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।